Hello everyone, welcome in Mechanical Engineering Department of 5th semester Power Plant Engineering as a elective. Unit 2 High Pressure Boilers. Today's topic for discussion as topic 2 High Pressure Boilers. Lecture number 7 prepared by Mrs. Amruta Mudle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content as Loeffler boiler and Velox boiler. Comparison of Loeffler boiler and Velox boiler. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain with sketches of the working of the given type of boiler. Compare the silent features of the given types of high pressure boilers. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Overview of last session as what is boiler, what is high pressure boiler, classification of high pressure boiler, working of Lehman and Benson boiler with its advantages and disadvantages. Now discuss about Loeffler boiler. तो अभी हम डिस्कस करेंगे लोफ्लर बॉयलर के बारे में। तो नॉर्मली जो हमने देखा कि लेमंड और बेंसन बॉयलर में सॉल्ट डिपोजिशन प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ यूजिंग all the elements inside the boiler itself from combustion to the chimney. So in this Loeffler boiler we arrange all the elements outside of vessel. In that, the boiler consists of all the generation steam element is away from combustion chamber. So the ultimate capacity of this plant is increased or salt deposition and sediment on the inner surface of the water tubes are solved in this type of boiler by generation of steam outside of boiler using greater and superheated from feed water. The arrangement of the different components and water and steam circulation are shown in this figure. तो आइए देखते हैं लोफ्लर बॉयलर किस तरह से वर्क करेगा फॉर स्टीम जनरेशन के लिए। तो ये सिंपल एक डायग्राम है लोफ्लर बॉयलर की जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। इसी टाइप का हम एक कलरफुल स्केच देखेंगे जो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा। तो ये है आपका चिमनी। तो चिमनी में क्या होता है, जो भी फ्लू गैसेस कंबशन के बाद रह जाती है बॉयलर वेसल के अंदर उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करने का काम ये चिमनी करेगा। तो जैसे कि इकोनोमाइजर आपको पता है कि वाटर जो प्रीवियसली कंबशन चैम्बर के पास जाके स्टीम फॉर्म करेगा उसको प्रीहीट करने का काम ये इकोनोमाइजर करता है। तो फीड वाटर पंप से वाटर पास होगा फ्रॉम इकोनोमाइजर। तो ये इकोनोमाइजर क्या करेगा, कंबशन चैम्बर की जो रिमेनिंग हीट बची हुई है उसको सस्टेन करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके वाटर हीटेड हो जाएगा। ये हीटेड वाटर सर्कुलेट होगा फीड वाटर से स्टोरेज ड्रम में। स्टोरेज ड्रम में वाटर और स्टीम को हम सेपरेट करेंगे। यही वाटर फॉर्म जाएगा डायरेक्टली सैचुरेटेड स्टीम की तरफ से कंबशन चैम्बर में, जो कंबशन की मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये स्टीम फॉर्म कन्वर्टेड वाटर देन इस ट्यूब से आगे जाएगा और जाएगा कन्वेक्टिव सुपर हीटर में और इसमें से जो भी वाटर मॉइस्चर कंटेंट स्टीम में रह गए हैं उसको फिर से सुपर हीटेड करने का काम करेगा। यहाँ से जितने भी आपको सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी ये जाएगी आपके टरबाइन तक। देन टरबाइन पे काम होने के बाद यहाँ पे जो पोर्शन रिमेनिंग बचेगा यानी वाटर का जो स्टीम फॉर्म
टरबाइन पे स्ट्राइक करके ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसी स्टीम का रिमेनिंग फॉर्म फिर से सर्कुलेट होगा ड्रम में। तो यहाँ पे फिर से जो स्टीम रिमेनिंग आई है टरबाइन से उसको हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ फेज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे ही सराउंडिंग और कंपोनेंट का टेम्परेचर मैच होता है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेता है। तो यहाँ पे सम टेम्परेचर ड्रॉप होता है बट फेज चेंज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टरबाइन पे जो स्टीम थी उसको हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर से उसे कंबशन चैम्बर में भेजेंगे। दैट इज ए कंटिन्यूशन प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन। तो कंबशन चैम्बर में कोल और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा जिससे हीट जनरेट होगी और ये हीटेड फॉर्म डायरेक्टली जाएगा आपका कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। यहाँ पे वाटर का जो स्टीम फॉर्म है उसको हम सुपर हीट करेंगे और रिमेनिंग जो एयर बर्निंग एयर बची है वो चिमनी के रास्ते से बाहर निकलेगा। इस बीच में इकोनोमाइजर भी इस फ्लू गैसेस की हीट को एब्जॉर्ब करेगा टू हीटेड द वाटर। दैट इज ए लोफलर बॉयलर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टीम जनरेशन। आइए देखते हैं इसी डायग्राम को हम कलरफुल स्केच में देखते हैं। दिस डायग्राम अगेन ए सिंपल फॉर्म ऑफ लोफलर बॉयलर जिसमें आपको यहाँ पे कंबशन चैम्बर दिख रहा है। यहाँ से वाटर हीटिंग आएगा, वाटर हीटिंग आने के बाद यहाँ पे एक्चुअल में कंबशन होगा। इस कंबशन होते हुए यहाँ से स्टीम फॉर्म होके यहाँ से स्टीम डायरेक्टली हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन या लो प्रेशर स्टीम टरबाइन में फॉर्म होगा। इसमें दो सेपरेटर्स है जहाँ से एक यहाँ पर भी कन्वेक्टिव सुपर हीटर भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, देन स्टीम रीहीटर भी स्टीम को फॉर्म करेगा डिफरेंट साइकिल से और देन इकोनोमाइजर भी हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम कंबशन चैम्बर। तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड स्टीम है वो 65% स्टीम यहाँ पे ही फॉर्म होती है इन रेडियंट सुपर हीटर और रिमेनिंग जो हीट है 35% हीट ये स्टीम कमिंग आउट द सुपर हीटर इज सप्लाई टू द HP स्टीम टरबाइन। तो इस फॉर्म में लोफलर बॉयलर वर्क करता है जिसका मैक्सिमम कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम जनरेशन ये बॉयलर के वेसल से आउटसाइड होता है जिसके वजह से सॉल्ट डिपोजिशन कम होता है और उसे हम इजीली क्लीन। आइए देखते हैं नेक्स्ट वेलॉक्स बॉयलर। तो ये वेलॉक्स बॉयलर की डायग्राम है, सिंपल कंस्ट्रक्शन जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो इस वेलॉक्स बॉयलर जो लोफलर बॉयलर से कितना अलग है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के बॉयलर में स्पेशली वेलॉक्स बॉयलर में वाटर ट्यूब्स के अंदर गैस ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। गैस ट्यूब उसके बाहर कवर होगा और अंदर साइड से वाटर पास होगा जिससे हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है। यानी टू ट्यूब्स डबल ट्यूब स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट in this type of boiler. The arrangement of the components of this boiler is shown in figure. Air is compressed to 2.5 bar with the help of a compressor run by a gas turbine before supplying to the combustion chamber to get the supersonic velocity of the gases passing through the combustion chamber and gas tubes and high heat release rates. The burnt gases in the combustion chamber are passed through the annulus of the tubes as shown in figure. तो आइए देखते हैं इस वेलॉक्स बॉयलर के वर्किंग के बारे में। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि वेलॉक्स बॉयलर में क्या होता है, तो गैस ट्यूब से गैस टरबाइन से गैस को हम पास करते हैं जो एयर को हीटेड और प्रेशराइज करेगा।
यही एयर हाई प्रेशराइज एयर कंबशन चैम्बर में कंबस्ट करने का काम करेगा। यही गैस हम ट्यूब्स के अंदर इनसाइड से फिल करेंगे, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ गैस टरबाइन। गैस टरबाइन स्टार्ट करने के लिए इस बॉयलर में गैस टरबाइन का यूज होता है बॉयलर का वर्किंग स्टार्ट करने के लिए, जो कि इस टाइप के बॉयलर में डबल ट्यूब स्ट्रक्चर है, जहां पे आउटर साइड से गैस फ्लो होगी, हीटेड गैस, एंड इनर साइड से वाटर पास होगा, जिसके सर्कुलेशन के वजह से आपका वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका कंबशन चैम्बर है इन सेंट्रल फॉर्म में। तो यहाँ पे एयर हीटेड होगी, और कौन सी एयर हीटेड होगी? गैस टरबाइन से जो पास होगी हाई प्रेशराइज टेम्परेचर एयर, ये और भी ज्यादा हीटेड होगी इन कंबशन चैम्बर, और हम इसको पास करेंगे ट्यूब के थ्रू वाटर में। तो यहाँ पे स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होगा, वाटर सर्कुलेट पंप रहेगा, ये वाटर को सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ पे एक स्टीम सेपरेटर है जो वाटर और स्टीम को सेपरेट करेगा। जो भी वाटर फॉर्म के पार्टिकल्स है उसको रिसेंड करेगा कंबशन चैम्बर में डबल से, और जो स्टीम फॉर्म हो चुकी है उसको हम पास करेंगे सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर में जो स्टीम ऑलरेडी स्टीम फॉर्म है उसको ये उसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा। तो सुपर हीटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम, और यही सुपर हीटेड स्टीम हम स्टीम टरबाइन में पास करेंगे। इसमें एक इकोनोमाइजर भी है, यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रही है, वाटर फ्लो हो रही है, तो इस इकोनोमाइजर में प्रीहीट करने का काम होगा। इकोनोमाइजर वाटर को पहले हीटेड करेगा, देन पास करेगा स्टीम सेपरेटर में। स्टीम सेपरेटर में यहाँ से जो गैसेस आई है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके स्टीम को सेपरेट करके सुपर हीटर में पास किया जाएगा, और जो वाटर की हीटेड फॉर्म है पर वहां पे स्टीम फॉर्म नहीं हुआ, उसे हम फिर से कंबशन चैम्बर में रीसर्कुलेट करेंगे। तो इस टाइप के वेलॉक्स बॉयलर में गैस टरबाइन का यूज होता है टू स्टार्ट द वर्किंग ऑफ बॉयलर। आइए देखते हैं इसी डायग्राम को एक कलरफुल डायग्राम में। तो ये आपका जो पर्पल कलर का शो हो रहा है, ये है आपका कंबशन चैम्बर। इस कंबशन चैम्बर से जो भी हीट निकलेगी ये कहां से आएगी? गैस टरबाइन से। गैस टरबाइन से एयर कॉम्प्रेस होगी, एयर कॉम्प्रेस होके फिर इस कंबशन चैम्बर में आएगी। तो कंबशन चैम्बर में हमें प्रीवियसली कम हीट लगेगी, और फिर ये वाटर थ्रू पंप से पास होगी सेपरेटिंग स्टीम में। तो ये स्टीम को सेपरेट करेगा स्टीम सेपरेटर, और फिर से इसको हम सुपर हीटेड फॉर्म में सेंड करेंगे सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर में क्या होगा? स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये हाई सुपर हीटेड स्टीम हम स्टीम टरबाइन को पास करेंगे। इस तरह से ये वेलोक्स। आइए डिस्कस करते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेलोक्स बॉयलर। तो इस बॉयलर का जो मेन फंक्शन है कि ये इजीली स्टार्ट होता है, इट कैन स्टार्ट क्विकली, क्योंकि हम इसको प्राइम मूवर अटैच कर रहे हैं कंप्रेसर को रन करने के लिए गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का कपल होके एयर कंप्रेस होगा, और ये एयर कंप्रेस होने के वजह से हम कंबशन इजीली कर सकते हैं। तो इस की जो कैपेसिटी है वेलॉक्स बॉयलर की, वो है 35 to 45 million kilojoule per meter cube of combustion chamber volume. Low excess air is required as the pressurized air is used and the problem of draft is simplified. The boiler design is compact and has flexibility towards varying load. One of the disadvantages of this type of boiler is that solid fuel cannot be used. It operates only with liquid or gaseous fuel.
तो इस वेलॉक्स बॉयलर में आपको सॉलिड फ्यूल यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपको ऑपरेट करना है लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स का ही। डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। ये कुछ पॉइंट्स है जो लो फ्लो बॉयलर और वेलॉक्स बॉयलर की कंपैरिजन को बताता है। आप डायग्रामेटिक और इसका वर्किंग देख के उसको कंपेयर कर सकते हैं और इसी वे से आप डिफरेंट हाई प्रेशर बॉयलर को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो लो फ्लो बॉयलर में होता है सिंपल कंस्ट्रक्शन इनसाइड कंबशन चैम्बर। वेलॉक्स बॉयलर में होता है कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टीम जनरेशन आर आउटसाइड द कंबशन चैम्बर। लो फ्लो बॉयलर में डिफिकल्ट टू मेंटेनेंस और वेलॉक्स बॉयलर में होता है इजी टू मेंटेनेंस। सॉल्ट डिपोजिशन इज eliminated in Velox boiler totally. Low floor boiler is a low efficiency than Velox boiler. Velox boiler की efficiency low floor boiler से high होती है। Low floor boiler में salt deposition is more inside boiler tubes and Velox boiler में no problem in salt deposition. You add many more points of this comparison of low floor boiler and Velox boiler. Now let us discuss unit outcomes achieved by this lecture as explained with sketches of the working of given type of boiler. तो इस लेक्चर में हमने दो टाइप के बॉयलर्स देखे जिसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और आप स्केचेस के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. Also we will discuss compare the silent features of the given types of high pressure boiler. Summary of today's lecture as low floor boiler and Velox boiler. तो आज हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लो फ्लो बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर देखा और इनके बीच में कंपैरिजन ऑफ बॉयलर देखा. Program outcomes will be achieved by this lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped by this lecture. तो प्रोग्राम आउटकम्स हमें इस लेक्चर से अचीव हुए हैं बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, देन इसका लाइफ लॉन्ग लर्निंग. दैट्स now the time is to give some assignment and today's assignment is a 7th. You note all the questions of this assignment and try to solve in your copy. Question 1. Explain working of Velox boiler with neat sketch. Explain working of low floor boiler with neat sketch. Compare low floor and Velox boiler. You solve all the questions in your copy of this assignment. You watch this video again for more clarification of your answer of this assignment. If not understand any portion, pause the video for some time, clear the concept. Not possible to solve the difficulty, then contact to subject teacher. Topics for next session as schematic Hartsman boiler and Ramsey boiler. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्कीमेटिक हार्ट्समैन बॉयलर और रामसिन बॉयलर ये दोनों हाई प्रेशर बॉयलर है उसको पढ़ेंगे और उसका वर्किंग समझेंगे. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.